तो गो लाइव ही नहीं किए हैं। कहाँ हमारे ना। So we are there together now. Correct? Good evening, everyone. Yesterday we have start final account topic and also discussed materiality concept, and we also discussed material concept and realization concept and etc. Okay, thank you. Let's continue with the final accounts. Yesterday we were focusing upon the theoretical aspects. हमने प्राइमरीली डिस्कस किया था कि अलग अलग कंसेप्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं और उन्हीं अकाउंट्स के बेसिस पे हम लोग हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। अब कहानी यह है कि जब हम लोग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो कल जैसे कि हम लोग समझ रहे थे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके ईयर एंडिंग डेट के बाद होती हैं, पर आपके ईयर एंडिंग डेट पे जो डेटा आप उसमें इंक्लूड करने वाले हो इन द फॉर्म ऑफ इनकम्स, एक्सपेंसेस, असेट्स, लाइबिलिटीज, उसमें चेंजेस ला सकती हैं जिन्हें हम लोग एडजस्टमेंट्स के नाम से जानते हैं। और इसीलिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हमारे पास प्राइमरीली दो सोर्सेस होते हैं। The sources that we have for preparing such final accounts include the trial balance and the additional information or adjustments. Trial balance and adjustments. Trial balance includes all ledger account balances. Ledger account balances. Now these balances have arrived primarily after doing the basic accounting entry, and therefore each item will have only one effect, to have only one effect in final accounts. या तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा, या ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, या बैलेंस शीट में आएगा। द गिवन आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस will not have the effect at a place more than one. Each item of trial balance will always have only one effect in our financial statements or final accounts. Whereas those items which are given in the form of adjustments, का मतलब यह है कि अब तक आपने इन ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग एंट्रीज पास नहीं की है। सो दीज आर नथिंग बट नॉट एडजस्टेड और रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स, और recorded in the books of accounts, and therefore each item will have two effects. Will have two effects in financial statements. Financial statements. Am I right?
अब होता क्या है, जब कभी भी आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, आपको यह तो पता चल गया कि हर आइटम जो एडजस्टमेंट वाला है उसके हमें 2 इफेक्ट देने हैं। तो कौन सा इफेक्ट कहां जाना चाहिए, इसका अगर हमें लॉजिक समझना है और उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू फोकस अपॉन नाउ। ऑब्जर्व इट। What I'll do is, for each item of adjustment, we will understand what should be the accounting entry for that, because ICI may ask you the journal entries for adjustments as well. Alright, तो उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी फॉर एडजस्टमेंट, और साथ ही साथ हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि इसके हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डायरेक्टली विदाउट अकाउंटिंग एंट्री के कैसे इफेक्ट दे सकते हैं। एंड फॉर दैट पर्पस लेट्स प्रिपेयर दिस समरी चार्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स। Summary chart. Let's have the column as, let's have 4 columns in that: item, entry, effects in income statement, and effects in balance sheet. How will it be adjusted in the income statement? How will it be adjusted in the balance sheet? These are the aspects that we are going to talk about. For the multiple of these aspects, let's talk about the things one by one. The very first adjustment हम सबका चहीता सबसे प्यारा, क्लोजिंग स्टॉक। कई सारे लोग जिस दिन उनका रिजल्ट गलती से नेगेटिव आया, आईसीआई की गलती की वजह से, उस दिन कई सारे लोगों ने अपने मोबाइल से सबसे पहले क्या किया, तो इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दिया। एंड दे सेड दैट वी आर क्लोजिंग स्टॉक। सो सिर्फ ऐसा है कि वो कुछ अलग लेवल का स्टॉक था, और कितने सारे लोगों ने तो अपने मोबाइल में जितना स्टॉक था पुराने लेक्चर्स का, वो सारा उठा के सॉफ्टवेयर में लैपटॉप में डाल दिया, ताकि अगली अटेम्प्ट की ठीक से पढ़ाई कर पाए, है ना। मोबाइल पे इतनी छोटी स्क्रीन पे कंफर्ट नहीं आता है, आंखों की पुतलियों को बहुत तकलीफ होती है। सो दे क्लोज्ड देयर स्टॉक, राइट। वेल सर कल छुट्टी है क्या? रिया, तू अगर कल छुट्टी होती भी तो तुझे करना है क्या? लेक्चर तो होते हैं शाम को, तो तू नहीं आ सकती क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं जिसे बताना चाहता हूं बस उसी को बता रहा था। अब ठीक है ना? वेल, closing stock can be related to the raw material, it can be related to the work in progress, it can be related to the finished goods. So if it is related to chota A, if it is related to raw material, किसके केस में होगा? कौन से बिजनेस के केस में होगा? मैन्युफैक्चरर के केस में। मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल शुड हैव द इफेक्ट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर और नॉट। और अगर जितना स्टॉक आपके पास बचा हुआ है उतने स्टॉक से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा,
है ना। और ये जो स्टॉक रॉ मटेरियल का आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि आप इसे ओन कर रहे हो, देयरफॉर यू हैव टू कंसीडर दिस एज योर असेट और नॉट। एंड फॉर दैट पर्पस आवर जर्नल एंट्री विल बी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट, टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यहीं से हमको समझ में आ गया होगा कि इसके इफेक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां जाएंगे। इनकम स्टेटमेंट के केस में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा या नहीं? क्यों क्रेडिट साइड में? क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करना है, राइट। और क्योंकि हम इस स्टॉक को ओन कर रहे हैं, इसलिए कहां जाएगा बैलेंस शीट में? असेट साइड, अंडर द करंट असेट्स। अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो, अगर आप खिचड़ी बैलेंस शीट बना रहे हो तो फिर करंट असेट क्या होते हैं, फिक्स्ड असेट क्या होते हैं, इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं होता है। खिचड़ी बैलेंस शीट स्टार्ट विथ फर्नीचर, फिर अचानक से डेटर, बैड डेट्स बैलेंस शीट, शीट मैन, बैड डेट। हाँ, सारे डेटर बैड नहीं होते हैं, राइट। हाँ, मतलब इतना भी तुम खजूर को खराब मत करो, बैड डेट्स, यू नो। हाँ, एंड एनीवेज, ठीक है, तुम जिंदगी में फेल हुए हो पहली बार, वो बात अलग है, पर तुम्हारी डेट्स इतनी भी तो खराब नहीं है ना, बैड डेट्स, यू नो। हाँ, नो वन लाइक्स इट, आई नो इट, बट ठीक है। सो डेटर्स, फिर अचानक से लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद कैश, और फिर अचानक से इन्वेस्टमेंट्स, खिचड़ी बैलेंस शीट। बट इफ यू आर प्रेजेंटिंग द बैलेंस शीट इन द सीक्वेंस, फिक्स्ड एसेट्स on the top in the order of permanence, most permanent assets to most liquid assets, then in that case it is called as the sequential proper balance sheet. ऐसा ही बनाना चाहिए logically, right? इजहार का भी कोई तरीका होता है, right? हाँ, इजहार ऐसा करो कि इकरार ही हो। इजहार करके अगर इनकार हो गया तो जिंदगी हराम हो जाती है, राइट। आखिर मुझ में ऐसा क्या नहीं था जिसकी वजह से मुझे इनकार सुनना पड़ा, राइट। जो सीए इंस्टीट्यूट ने हमारे साथ किया है, रोज सोचते हैं हम लोग, हाँ, मतलब भला उसने ऐसा पेपर में क्या लिखा था जो मेरे 2 सप्लीमेंट में नहीं था, राइट। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मेरे को लॉ में तो अच्छे मार्क मिलते सर। सर ऐसे मत बोलो सर। आप अकाउंट में कितने सप्लीमेंट जोड़ते तूने? अकाउंट में सप्लीमेंट कितने थे? यू मिस्ड देयर, यू नो, इसीलिए 43 पे अटक गया। 1 आया ही नहीं आईसीआई का। 143 होता है ना। वेल, इजहार की बात चल रही है ना। देन विद सर, आपने ऐसे मेरे को देख के जलील मत करो सर, प्लीज, ठीक है ना। कल से बंदा आया ही नहीं, ये मास्टर बहुत परेशान करता है, मैं आएगा ही नहीं। नाम क्या तेरा? वरद। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस, द सिचुएशन फॉर यू पीपल। अरे योर प्रिपरेशन इज इन प्रोग्रेस ना, ना रॉ मटेरियल रहे ना फिनिश गुड में कन्वर्ट हुए। दैट इज वाई यू आर कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस। अगेन
जब तक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट ना हो जाओ तब तक ट्रेडेबल नहीं हो। एसएम सर की भाषा में कहा जाए सेलिएबल नहीं हो, राइट? यू हैव टू मेक योर सेल्स सेलिएबल इन मार्केट, इजंट इट? तो जब तक तुम वर्क इन प्रोग्रेस हो तब तक तुम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करते रहोगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक हुआ तो व्हाट विल बी द एंट्री? स्टॉक ऑफ WIP अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगेन जो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो गया, मतलब व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? will go into the credit side of manufacturing account and will be shown in the balance sheet onto the asset side in the current assets or not? बेटा ये चीज तो तुमको तब सोचनी थी जब तुम बुक्स छोड़ के घूमने जाते थे, राइट? सर बस ना कितना याद दिलाओगे, क्योंकि तुमको बुक्स बार बार बोलती थी कि जो तुम मुझे छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे, राइट? और जैसे जैसे एग्जाम निकट आती है ना, उस समय पे जो ICI मॉड्यूल के साथ हमारा प्यार होता है ना, जो हम उनको बार बार बोलते थे कि हम तेरे बिन रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा ना, तुझसे बिना जब जो तुझसे जुदा जर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, तुम ही हो। मतलब यूट्यूब पे है ना इसलिए गाना नहीं गा सकता था। वेल, you make the rules, we break the rules. That's the case. Closing stock of finished goods. Now, these finished goods can be there with the manufacturer, those can be there with the trader as well or not. And therefore, all the finished good stock will be credited to what? The trading account, because these are the goods available for sale which are yet अनसोल्ड। जितना हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से उठा के हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। अब इसमें से अगर कुछ गुड्स अभी भी बचे हुए हैं, अनसोल्ड है, अनयूज्ड है, हम लोग यहां से उठा के इसको क्रेडिट कर देते हैं। वाई आर वी अकाउंटिंग फॉर द क्लोजिंग स्टॉक? इज टू कंप्लाई विथ द मैचिंग कंसेप्ट। इज इट पॉइंट राइट? सो विल पास द एंट्री एज stock in trade or closing stock account debit. Stock in trade or closing stock account debit to trading account. हालांकि मैं यहां पर डायरेक्ट एंट्री लिख रहा हूं, एक्चुअली हम लोग जो प्रैक्टिकली इस चीज को करते हैं तो दैट इज स्टॉक इन ट्रेड टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, और फिर क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं टू द ट्रेडिंग अकाउंट। वी पास द एंट्री एज क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. And that stock in trade being our asset, we show that in balance sheet asset side. Is the point right? What will be the effects? Trading account on credit side and balance sheet asset under the current asset. Is it point right? Now, if there is any kind of stock of consumables, stock of consumables, consumable means what? Anything that is purchased for use within the business, not for the purpose of resale, and that use is the short term usage. इसीलिए हम लोग उसे कंज्यूमेबल कहते हैं। लाइक टेक फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो ये माइक्स यूज करते हैं इसमें हम लोग वो बैटरीज डालते हैं, राइट? दोज बैटरीज भी परचेज इन स्टॉक, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट इतनी यूज होती है, दिन भर में एक ड्यूरासेल का पत्ता खत्म हो जाता है एक क्लास में। ऐसे अगर 4 क्लास 5 क्लास चलानी मतलब 5 पत्ते रोज, महीने के 150 पत्ते, साल के 18,000 पत्ते लगते हैं, सॉरी 1800 पत्ते लगते हैं, मतलब 36,000 बैटरीज पर ईयर. If that is our requirement,
then obviously we'll be required to maintain the stock of that or not. अब मान लो हमने 2 लाख रुपए की बैटरीज खरीद ली, राइट? आउट ऑफ दैट 2 लाख वर्थ ऑफ बैटरीज 50,000 की बैटरीज अभी भी बची हुई है, जो अभी भी अनयूज्ड है, हमने अब तक के उसको यूटिलाइज नहीं किया हुआ है. दैट 50,000 वर्थ ऑफ बैटरीज इज अ मटेरियल अमाउंट और नॉट? हां, अगर 2,000 रुपए की बच जाती तो हमने इग्नोर भी कर दिया होता मटीरियलिटी अप्लाई करके, बट 50,000 रुपए की बैटरीज बच गई. अब 50,000 की बैटरी अगर बची है तो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर. जब हमने परचेज किया था वी हैड सिंपली पास द एंट्रीज बैटरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, राइट? लेटर ऑन व्हेन वी फाउंड 50,000 की बैटरीज अभी भी बची हुई हैं, तो वी विल पास द एंट्रीज व्हाट? स्टॉक ऑफ बैटरीज अकाउंट डेबिट टू बैटरी एक्सपेंस अकाउंट. क्यों? दैट स्टॉक कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंस ऑफ current year, and that stock we own or not, and that's why we will pass the entry as stock of battery account debit to battery expense account. अब यही बैटरी का खर्च अगले साल में ऐड होना चाहिए नहीं? So in the next year we again pass the entry as what? Battery expense account debit to stock of battery account. इसीलिए अगर आपको याद होगा गलती से कि आपने सीखा था स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूमर, अरे अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते की बात है, ओपनिंग स्टॉक plus purchases minus closing stock is the expense consumption or not? That consumption, if you want to derive, you'll be required to adjust the closing stock or not? And for that purpose, our journal entry will be stock of consumable account debit. Stock of consumable account debit to consumable expense. To consumable expense. अब इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रीटमेंट क्या आएगा? क्योंकि ये कंज्यूमेबल एक्सपेंस को कंज्यूमेबल एक्सपेंस के खर्च को कम करने वाला है, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट, जो जहां कहीं पे भी वो कंज्यूमेबल लिख रहे होंगे, वहां पे उस खर्च को कम करना पड़ेगा. एंड एट द सेम टाइम क्योंकि स्टॉक को हम लोग ओन कर रहे हैं, तो कहां जाएगा? इनटू द बैलेंस शीट ऑन टू द असेट साइड. सो इनकम स्टेटमेंट reduced from respective expense. It can be stationery, हमारे केस में बैटरी. It can be lubricants in case of large manufacturing companies. It can be loose tools. Any of those can be considered in here and will be shown in the balance sheet onto the asset side as a current asset. Is it one right? Am I going good? Then the next adjustment related to goods withdrawn by prop. Goods withdrawn by owner. अब अगर ओनर प्रोप्राइटर गुड्स विड्रॉ कर रहा है, तो वी हैव अंडरस्टूड इट यस्टरडे, इट इज हिज पर्सनल एक्सपेंस, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है ना. तो अगर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट अप्लाई करके हमें यह समझ में आता है कि वो जो गुड्स ले जा रहा है वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, तो उतने से हमारे बिजनेस का परचेस एक्सपेंस कम होना चाहिए नहीं. और फॉर दैट पर्पज विल डू द एंट्री एज व्हाट? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. Mind it, my dear friends, we are talking about the drawings which are unaccounted and given in the adjustment. अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी ड्रॉइंग्स प्रोवाइडेड है तो उसका एक ही इफेक्ट होना है, दैट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कैपिटल इन द बैलेंस शीट. बराबर है नहीं? पर अगर वो ड्रॉइंग्स हमें एडजस्टमेंट के तौर पे, एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे प्रोवाइड की जाती है, तो हमें उसके दो इफेक्ट देना अनिवार्य है बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम. सो अकॉर्डिंगली विल पास द एंट्रीज व्हाट? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट
परचेज अकाउंट। सर इसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा सकते हैं क्या? बाय गुड्स विड्रॉन, जो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में जब हम लोग का बचपन चल रहा था कॉमर्स में तब करते थे, तो वैसा यहां भी कर सकते हैं क्या? जी बच्चों बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? पर इजहार करते समय सामने वाले को दिखाओ ना कि तुम बच्चे नहीं रहे, है ना? पहली मीटिंग में अगर सामने वाले को बता दोगे कि हम अभी भी बच्चे हैं, तुम अगर मेरे साथ आओगी तो तुमको मुझे ही संभालना पड़ेगा, राइट? सो फिर तो मतलब तू कोई और ही ढूंढ भाई, फिर मतलब एकदम ब्रोजोन हो जाओगे। एनीवेज, दिस विल बी इनकम स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट? रिड्यूस्ड फ्रॉम परचेस and reduced from capital in the balance sheet or not? Am I going good? Next, goods lost. It can be lost by fire, it can be lost by theft, it can be lost due to damage. Any kind of goods lost which is abnormal in nature. जो लॉस किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुआ है, जो लॉस गुड्स के इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ये अबनॉर्मल लॉस होता है तो द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस नीड टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय द रिमेनिंग गुड यूनिट्स। अगर स्टेटमेंट में लिखा जाता है दैट देयर वर 20 यूनिट्स लॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर which was due to the inherent characteristic of the goods, in that case you need not adjust those 20 units at all. Closing stock will be shown at its value at which it is given. हाँ, एक बात वो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000, मार्केट प्राइस 30,000. Of course, as per accounting standard 2, we have to show whichever is less. 12th स्टैंडर्ड होता था जब हम लोग कंफ्यूज आया करते थे, है ना? क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट भी दे रखा है, मार्केट प्राइस। अबे तुमको तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते थे, हमको थोड़ी ना कोई पढ़ाता था। हाँ, हमको तो बताते थे ना ये ऐसा ही होता है। हाँ, उसका पीछे लॉजिक थोड़ी होता था कभी। मास्टर ने कहा करना है तो करने का, लिखने का है तो लिखने का, कैसा लिखने का, जैसा बोला वैसा लिखने का। Even today, I know, with due respect to all the faculty who are teaching in the Pune city, there are the people who give the printed final accounts, and students are required to fill in the gaps. They have to just fill in the gaps. Question भी छपा होता है, आंसर भी छपा होता है. They have to just fill in the gaps, and they are understanding final account. Balance sheet tally, balance sheet tally. Nonsense. No, seriously. And when I hear about these kind of things, और अगर कोई बंदा आके बोलता है ना कि सर मैं ऐसे वाले क्लास में था एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे ना अपनी याद आ जाती है। मैं तो उसको बोलता हूं बेटा मैं बन गया हूं, तू पक्के में बनेगा, तू चिंता मत कर। ये नहीं, मजाक थोड़ी है। ऐसे अगर मुझे सीए बना सकते हो, किसी को भी बना सकते हैं, मेरे को मालूम है। सच में, सच बोल रहा हूं। 63% 12th स्टैंडर्ड, हाइएस्ट ऑफ माई लाइफ 67 10th स्टैंडर्ड। उसके बाद कभी इतने नहीं मिले। बीकॉम 57। वे सुबह पढ़ाई करके जाओगे तो इतने ही मिलेंगे ना। मुझे किसी ने कहा था तुम 4 दिन पहले से पढ़ाई करोगे फेल हो जाओगे। मैं कहा ठीक है, जिस दिन पेपर होगा उस दिन पढ़ाई करेंगे। मुझे ये पता, बाद में उसने बताया बेटा 2 महीने पहले पढ़ाई करनी थी। मैं क्या यार, मैं तो सुबह में पढ़ाई करके पास हो गया। एमकॉम आई गॉट व्हाट समवेयर लाइक 59.75%, 0.25% से फर्स्ट क्लास रुक गया। हाँ, मतलब वो खैर बीकॉम में तो भी हम लोग बुक पढ़ के जाते थे, एमकॉम में तो मैं सिलेबस पढ़ के जाता था। सो ऑब्वियसली एमकॉम, आई वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हेन आई डिड माय एमकॉम, so that was obvious.
मुझे याद है एमकॉम का टैक्सेशन का पेपर लिखा था मैंने, बहुत तहे दिल से पेपर लिखा था। आई वॉज प्रैक्टिसिंग इन टैक्सेशन फॉर 6 लॉन्ग ईयर्स, 6 नहीं 8 ईयर्स। जब मैंने एमकॉम का पेपर लिखा था, आई वॉज प्रैक्टिसिंग ऑलरेडी टैक्सेशन। जब क्वेश्चन पेपर आया टैक्सेशन का, मैं बड़ा खुश था। आई हैड रिटन द सेक्शंस, सब सेक्शंस, नोटिफिकेशंस, उससे रिलेटेड जो कुछ भी छोटे मोटे केस लॉस थे वो सारे लिख के आया था मैं, पूरा आंसर शीट एकदम खतरनाक, 6 सप्लीमेंट जोड़े थे एमकॉम में। भाई जितना मन आता है उतना लिखो, और जब इतना लिख के आया वो आजू बाजू वाले अगले दिन पे परेशान थे, यही इंपॉर्टेंट बंदा है अपनी लाइफ में। और आई थिंक इट वॉज सेकेंड सेमिस्टर, ये बंदे ना मेरे साथ में अरे तुरे करके बात कर रहे थे, एमकॉम वाले जितने भी थे। ए मला सांगा तू लक्षात ठेव, सांगायचंय मला, काही हरकत नहीं। बताया उनको, उनको पता ही नहीं था मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, शादीशुदा हूं, दिख बच्चा रहा था। उनको पता ही नहीं था कि इस बच्चे के 2 बच्चे हैं, राइट। सो हाँ उस समय थे यार, ऐसे क्या करेंगे। उस समय से थे तभी तो अभी मेरा बच्चा तुम्हारे साथ एग्जाम लिखने वाला है। तो ही इज गोइंग टू राइट सीए फाउंडेशन along with you people now, उसका पहला रहेगा। सो तो सब अरे तुरे करके बात कर रहे हैं, ऐसे हाड़कुड़ा सा दिखता था। अगले अटेम्प्ट में, अगले सेमेस्टर में जब सेम 3 आया, तो सेम 3 में कुछ हलचल हुई। मैं वो फोल्डर लेके जाता था, तो एग्जामिनर आया, वो कहने लगा फोल्डर अलाउड नहीं है। मैं क्या, इसमें कुछ नहीं है, खाली फोल्डर है, चेक करो। तो उसमें मेरे विजिटिंग कार्ड थे। उसने कार्ड निकाला, सीए मनीष तड़ेजा। कौन है? मतलब मी है। कहता है यू कैन नॉट कीप दिस फोल्डर बिकॉज इट कंटेन्स द प्रिंटेड मटेरियल। मतलब दिमाग खराब हो गया तेरा। मैंने क्या विजिटिंग कार्ड बांटने के लिए लाए हुए? यू हैव गॉट प्रिंटेड मटेरियल। नहीं नहीं ये अलाउड नहीं। मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैंने उठा के फोल्डर रख दिया, सबको पता चल गया ये सी है। वो जो अरे तुरे वाले थे ना, कोइंसिडेंटली वही लोग आते हैं वापस से, अहो तुम्ही सांगितलं नाही तुम्ही चार्टर्ड अकाउंटंट काय। तो टैक्सेशन की कहानी ऐसी थी, सेम 2 में जब लिखा था, तय दिल से पेपर लिखा 6 सप्लीमेंट के साथ, एंड मार्क्स दैट आई गॉट वाज 42। ऑनेस्टली मैं अगर चाहता तो आई वुड हैव गॉन बैक टू द यूनिवर्सिटी एंड वुड हैव टोल्ड देम यू आर नॉनसेंस, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन। वही दिक्कत हुई, मैं इतना लिख के आया कि उनको समझा ही नहीं बंदे ने क्या लिखा है, एंड दैट्स व्हाई प्रोबेबली द मार्क्स गॉट रिड्यूस्ड। मेरे साथ जब हुआ ना तो मेरे को दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। पर उसके बाद हुआ यूं कि मेरा एक पत्रकार दोस्त है, घर का बंदा है, इसने 16 साल की जर्नलिज्म के बाद मास्टर्स करने की सोची, एसोसिएटेड विथ द टॉप नॉच मराठी न्यूज चैनल। टॉप नॉच आज की तारीख में टीआरपी में सबसे टॉप पे जो चल रहा है, उसके साथ पिछले 16 साल से बंदा एसोसिएटेड। वो बंदा जाके एग्जाम लिख के आया जर्नलिज्म की, मास्टर्स की। चलो यार मास्टर्स भी करते हैं। एंड हिज एरिया, वो जो वीडियो कैमरा पे वीडियो जर्नलिज्म करते हैं ना, उस पे था कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पेपर। ही रोट दैट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पेपर, उसको 44 मार्क दिए। कहने लगा यार मेरे को समझ नहीं आ रही है, मैं 16 साल से यही काम कर रहा हूं, इन्होंने जो पूछा मैं उसके बारे में सब कुछ लिख के आया, एडिशनली लिख के आया, पूरा ज्ञान इनको दे के आया, 44 मार्क। मैं इतना खुश था उस दिन कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी है, राइट। वो होता है ना कि अपने दुख का दुख जरूर होता है, पर किसी और के दुख की जो खुशी होती है ना, वो अलग लेवल की होती है। जिस दिन अपना रिजल्ट आया था ना, मैं फेल हो गया यार, और कोई अपनी बेंच पे बैठने वाला, तू भी फेल है? कोई नहीं यार मैं भी फेल हुआ था। वो वाली सिचुएशन थी शायद तुम लोगों के लिए भी। अब सिर्फ अपने ग्रुप के कोई बंदे पास हो गए और कोई बंदे फेल हो गए ना उसके साथ खुश हो पा रहे, ना वो अपने साथ दुखी हो पा रहा है।
दैट काइंड ऑफ थिंग। कुछ लोगों के साथ में ऐसा हुआ, मतलब जो जोड़ियां थी, नॉट नेसेसरली बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड गर्ल्स, बॉयज एंड बॉयज वाली जोड़ियां, बॉयज बॉयज में दिक्कत नहीं होती है इतनी, वो चला लेते हैं, निभा लेते हैं, मतलब ठीक है ना। तू पास हो गया, कोई नहीं, चल पार्टी करेंगे। तू फेल हो गया, चल गम में पार्टी करेंगे। सो लड़कियों के साथ में ऐसा नहीं होता है। एक पास होगी, एक फेल होगी, बातें बंद। तू पूरा दिन मेरे साथ बैठती थी, मेरे साथ ही पढ़ाई करती थी, मुझे जितना आता था उतना ही तुझे आता था, तूने एक्स्ट्रा पढ़ाई की कब? कि आईसीआई में तेरा कोई चाचा काका मामा ताता बैठा हुआ है कि जिस वजह से तू आगे बढ़ गई, मैं इधर ही हूं, ये वाला। और बोलती बंद नहीं, कल से मेरे को मैसेज ब्लॉक। और ब्लॉक मतलब एक जगह नहीं, हर जगह से ब्लॉक। कोई दूसरा बंदा थ्रू थ्रू रेफरेंस लेके आ रहा है, तू भी इनसे बात करना चाहता है या नहीं चाहता है? वो बंदा कहता है नहीं यार रहने दे, अपनी क्यों फटवानी है। सो वेल एनीवेज, होता है ऐसे। गुड्स लॉस्ट में आते वापस, वी गॉट लॉस्ट इन द गुड्स लॉस्ट। सो when there are the goods lost, that is the case of abnormal loss. Some goods can be insured goods, some can be uninsured goods. अगर ये uninsured goods का लॉस हो रहा है, एक्सट्रीम राइट, चंडाल चौकड़ी, तुम अपनी चर्चा में ध्यान देना चाहते हो कि मेरी चर्चा में? तुम चारों, हां चार ही बैठे हो एक बेंच पे, तुम ही हो सिर्फ जो चार बैठे हो, बाकी सारे दो दो ही है। ठीक है सब पक्का? मेरी चर्चा पे ध्यान देना है कि चाय पे चर्चा करनी है? नहीं ना? हाँ, मेरे को ना एक्चुअली सच्ची बोलूं ना, अच्छा लगता है किसी को पर्सनली आइडेंटिफाई करके कुछ बोलना, और डर भी लगता है। क्यों? किसी को कुछ बोलो कल के दिन से बंद, ये यार मास्टर क्लास में हाईलाइट करवाता है। पहले क्या आईसीआई ने कम हाईलाइट कर रखा है हमको। और let it be. Goods lost. So whenever there is a loss of goods, if it is uninsured loss, we have to simply reduce the purchase or credit the trading account and debit the profit and loss account. Bhai kyun? An abnormal loss or the loss of goods is a non-operating loss, and what we include in our manufacturing or trading account is only and only the operating related items. मतलब जो कि हमारे बिजनेस के कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। उसके अलावा अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कोई इनडायरेक्ट इनकम्स है, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है या नॉन ऑपरेटिंग लॉस, नॉन ऑपरेटिंग मतलब क्या? जो हमारी जिंदगी से जुड़े ही नहीं थे, जो बार बार होने की उम्मीद भी नहीं है, दोज आर कॉल्ड एज नॉन ऑपरेटिंग। Like take for example, मैं एक ट्रेडर हूं, आई एम ट्रेडिंग इन सम प्लास्टिक मटेरियल, आई इन्वेस्टेड सम मनी इनटू द शेयर्स आउट ऑफ द सरप्लस ऑफ माय बिजनेस। शेयर्स में इन्वेस्ट करके मुझे उस पर डिविडेंड मिला, वो डिविडेंड मेरे बिजनेस से रिलेटेड है क्या? Therefore that dividend income will be considered as non operating income. मैंने शेयर्स खरीदे, मार्केट टूट गया, मुझे डर लगा यार सारी बैंकें डूब रही है, अपना भी पैसा डूबेगा, मैंने सारे शेयर्स बेच दिए, नुकसान 50,000 रुपए। दिस 50,000 का लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इफ आई एम डेबिटिंग टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज माय ऑपरेटिंग लॉस। क्यों? मेरा बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स का नहीं था, मेरा बिजनेस तो ट्रेडिंग का है। Therefore loss on sale of those investments will be considered as what? The non-operating loss. अगर मेरे पास कोई फिक्स्ड एसेट है, उस फिक्स्ड एसेट को मैं मार्केट में बेचता हूं, बेचने पर बुक वैल्यू की कंपैरिजन में मुझे सेल वैल्यू ज्यादा मिली, खरीदार मामू निकला, इसीलिए तो सेल वैल्यू ज्यादा मिली ना। तो in that case the profit that I'm making on sale of such outdated old asset from my business, that is considered as
profit which being a non-operating income. Same ways, the loss on sale of asset will be considered as a non-operating loss. उसी तरह से loss by fire, loss by theft, loss due to the damage of the goods, due to the pilferage of the goods. These all losses are considered as the non-operating losses. गुड्स चोरी हो जाते हैं, गुड्स को आग लग जाती है, गुड्स खराब हो जाते हैं, गुड्स की थोड़े थोड़े पीसेस में चोरी की, पिलफरेज, राइट? आपका 50 यूनिट का एक कार्टन है, उसमें से बंदा 2 ही पीस चोरी करके गया, पूरा 50 का कार्टन नहीं ले गया, राइट? दैट इज कॉल्ड एज पिलफरेज, स्टीलिंग इन द स्मॉल क्वांटिटी. जो तुम घर पे कई बार कोशिश करते हो, नोटों की गड्डी पड़ी है, अपन गड्डी नहीं उठाते हैं, एक हाथ नोट ऐसी स्नीक आउट, नो, बंदे हंस रहे हैं यार. ऐसी सच्चाइयां आप बाहर मत निकाला करो, इतना सच नहीं बोलना था सर. सो एनीवेज, नहीं ना सर, जरूरत ही नहीं पड़ती है. हम तो हमारे पापा को जैसे बोलते हैं कि पापा पैसे खत्म हो गए, पापा एकदम कोई नहीं बेटा, अकाउंट क्रेडिटेड, है ना. किसी बंदे ने हॉस्टलाइट था, अपने पापा को एक प्रिय मैसेज भेजा, नो मनी नो फन योर सन. पापा भी एकदम चैट थे, आज की जनरेशन वाले, सो सैड, वेरी बैड योर डैड. तो if there is a non-operating loss, it cannot be presented in our trading account. It has to come into what? Into the profit and loss account. इसीलिए the value of goods lost has to be taken out from the trading account and has to be debited to the प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि अगर इंश्योरेंस करवा रखा है, आप इंश्योरेंस कंपनी की तरफ गुहार करते हो, भाई साहब हमने इसी दिन के लिए तुमको इतना चंदा दे रखा है, सॉरी प्रीमियम, हाँ, यही चाहते थे कि किसी दिन हमारे बिजनेस में भी नुकसान हो, हम तुमसे हमारे पैसे की वसूली करें, राइट? ऐसी दुआ कभी मत मांगना. हाँ, नहीं तो बंदे ने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, यार मैं रास्ते से जाऊं, कहीं गिरूं, हड्डी हड्डी टूटे, इंश्योरेंस का पैसा रिकवर हो. बेटा वो इंश्योरेंस का पैसा रिकवर करवाने के चक्कर में अपनी पूरी रिपेयरिंग करवाने जाओगे ना, तो अलग ही लेवल की दिक्कत होती है. तो ना हो तो ज्यादा अच्छी बात है. वेल, एनी विच वेज, if there is an insurance, the goods are insured, in that case, even if the value of goods lost is say 50,000, if the insurance company is ready to compensate to the extent of 30,000, your loss, non-operating one, is not 50,000, it is only 20,000. So what you need to debit to your profit and loss account is the net loss after the insurance claim, and the insurance claim has to be recovered. Till the time it gets recovered will be shown in balance sheet asset side. So when the loss takes place, at that time you pass the entry as abnormal loss account debit to goods lost account. जो गुड्स लॉस्ट होते हैं उसे हम लोग ट्रेडिंग में क्रेडिट कर देते हैं या परचेस को क्रेडिट कर देते हैं. मतलब आइदर यू रिड्यूस द परचेस और यू क्रेडिट द ट्रेडिंग अकाउंट. आइदर विच वे ट्रीटमेंट रिमेन सेम, अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज सेम. क्योंकि खाना हाथ से खाओ या काटे चम्मच से, फोकस एक ही होना चाहिए, खाना पेट में जाना चाहिए, राइट? नहीं तो बचपन में याद है हम लोग खाना खाते थे, वो काइंड ऑफ दैट. सर हमें याद नहीं सर, आपने ऐसा खाया होगा. हमें तो प्रॉपर बिब बिब बांध के एकदम इज्जत से खिलाया होगा, आ बेटा आ. और उसके बाद में हम लोग अगर वो मुंह से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसके बाद जो ठूस है. एनीवेज, सर आपने ऐसे वाले एग्जांपल मत दिया करो उनको, बचपन याद मत दिलाओ यार. अच्छा था वो, वही एक सिनेरियो थी जिंदगी में जो सबसे अच्छी थी. न किसी के आने की खुशी, न किसी के जाने का गम, जिसके साथ है उसके साथ सुखी है हम. दैट वॉज द काइंड ऑफ थिंग, राइट? आजकल ना मतलब हर जगह सिचुएशन है, जजमेंट है, हर जगह रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यार.
और कोई इंसिडेंटली जो बच्चे यहां पे ऐसे आए हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको बोला है बेटा मैं जब तो तेरी उम्र का था तब मैंने सी इंटर ट्राई किया था, 2 अटेम्प्ट में फेल हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई इसलिए मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया, अब मेरा सपना तुझे ही पूरा करना है। पापा मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा करूंगी एंड ऑल दैट। ये बंदे ना अलग ही लेवल पे सोचते क्यों आया मैं सपना पूरा करने। तो कुछ लोग रिलेट कर पा रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जो पेरेंट्स का सपना पूरा करने हैं? ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी। एनीवन जिनको लग रहा है कि अपने को मतलब मेरे पेरेंट्स ने कभी ट्राई किया था? 1 2 रेजिंग ऑफ हैंड्स इज अ कंटीजियस डिसीज, यू नो। 3 4 5 5 इन द होल क्लास आर देयर जो अपने पेरेंट्स का 7 6 7 नहीं, तेरे को जो डायरेक्ट 2 ही गिन लिया मैंने। बाहुबली है ना। तो होता है ऐसे। या फिर कुछ लोगों को लगता है यार तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम एक काम करो सीए ही करो। ये जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में लगता है ना, रिस्पेक्ट फॉर दोस पेरेंट्स, सीरियसली। एनीवेज, अच्छा इधर भी है, ऑनलाइन भी है। अरे बाप रे, अबे तुम घर में बैठे हो, मत बोलो, अभी निकाल देंगे तुमको घर से बाहर। अच्छा पब्लिक में हमारा नाम खराब कर रहा है, 4 चौक बघतील कर काय म्हणणार। असो, तो कहानी यह है, मैंने कहा जब भी गुड्स का लॉस हुआ तो उसे हम लोग अब नॉर्मल लॉस कंसिडर, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग लॉस कंसिडर करते हैं। और क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग लॉस होता है इसलिए उसे ट्रेडिंग अकाउंट में से बाहर निकालना होता है, इसलिए हम लोग उसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं या परचेस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। और साथ ही साथ उसे हम लोग P&L अकाउंट के डेबिट साइड में ले आते हैं। पर P&L अकाउंट के डेबिट साइड में सिर्फ उतनी वैल्यू आएगी जो इंश्योरेंस क्लेम से ज्यादा होगी। अगर आपका नुकसान इंश्योरेंस क्लेम से कम हुआ है तो यह असत्य घटना है। आपका नुकसान इंश्योरेंस क्लेम से कम कैसे हो सकता है? मतलब नुकसान हुआ 20,000 रुपए का, इंश्योरेंस वालों को कह रहे हो नहीं 40 हुआ है, देना 40 पड़ेगा। भी नुकसान है, वो सर्वे करने वाले उनको पता चल जाता है कि नुकसान एक्चुअली कितना हुआ है। नहीं नहीं, हमारे हिसाब से तो 40 हुआ है ना। You cannot say something like that. They are going to do the survey. They have the cost analysis. They have the people. They have the chartered accountants with them also. Right? नहीं नहीं, हमारे सीए ने तो बोला था 40 मिल जाएंगे। तो whenever you find कि इंश्योरेंस क्लेम आपके लॉस से ज्यादा, ये असत्य घटना है, ऐसा नहीं होता है। If at all it happens only in theory. Right? रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता है। हां, लोगों ने फ्रॉड की तो बात अलग है। मतलब मेरे पास एक कार थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, मुझे वो टोटल एस्टीमेट आया लगभग 1,85,000 रुपए का, 1,85,000। अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ था। मतलब आगे 4 गाड़ियां थी, पीछे 4 गाड़ियां थी, बीच में मैं था। वॉज दैट काइंड ऑफ एक्सीडेंट। हम बच गए, वही नसीब था। तो जब यह एक्सीडेंट हुआ तो 1,85,000 का एस्टीमेट आया। मैं कह यार 1,85,000, इसमें से मेरे को कितने भरने पड़ेंगे? कहते हैं इंश्योरेंस विल बी एबल टू सेटल अप टिल 1,50,000। मतलब कोई रास्ता है? कहता है एक ब्रोकर है। मतलब क्या रास्ता है? कहता है वो सब मैनेज कर लेगा। वो क्लेम दिखाएगा 2,25,000 रुपए का, मतलब 40 तुमको ज्यादा मिलेंगे, 20 उसके 20 तुम्हारे। ये से भी होता है? ये क्या तरीका हुआ? मैंने कहा, कहते हैं वो जो सर्वेयर आएगा उसके साथ में मैनेजमेंट है। मतलब नहीं भाई, तू 1,85 पे कंट्रोल में रख। हाँ, कल को अगर लेने के देने पड़ जाए, वो 2,25 की जगह सच में 1,50, इसको तो 2,25 ही देने पड़ेंगे ना। सो वैसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए लॉजिकली, दैट्स नॉट एथिकल। क्योंकि इन्हीं केसेस की वजह से कई सारे जो जेन्युइन केसेस होते हैं वो भी पास नहीं होते हैं। वेल, इन विच वेज, if there is a goods lost, the first treatment is abnormal loss account debit to goods lost account. The goods lost will be either reduced from purchases or will be shown in the trading account credit side, and the value of abnormal loss after adjusting with the insurance claim will be shown in what? Balance sheet, P&L account debit side, and insurance claim, if it is not yet been recovered, will be shown in what? Balance sheet asset side. Is the point right? Clear सबके लिए?
So let's write the accounting entries and effects for when loss occurs. Entry: abnormal loss account debit to goods lost. What will be the effects of this? Trading credit or reduced from purchase. This is one effect. None of the effect in the balance sheet. Second effect will be what? Profit and loss account debit side. Correct? पर सेकेंड वाली एंट्री, इफ देर इज नो इंश्योरेंस क्लेम, तब वाली बात है. इफ इंश्योरेंस क्लेम इज गिवन, then loss gets reduced by what? By the amount of insurance claim or not? Entry will be insurance claim debit or insurance company debit to abnormal loss. है ना? What will be the effect of this? P&L account debit side reduced from what? From abnormal loss. And insurance claim will appear in what? Insurance claim in assets under the heading of current assets. Is the point clear for everyone? So this was about the goods lost. So we have talked about closing stock. We have talked about the stock of consumables. We have talked about the goods lost. We have talked about the goods withdrawn. One more, that is goods distributed as free samples. Obviously, a business will be distributing their goods as free samples primarily for the sake of advertising or not. Why we would give the demo sessions on YouTube for free is primarily to attract more students in the correct path or not. So when we are giving something like this, when we are giving, or if the companies are giving their products, if they are dealing into products and not into services, they are giving the products for free as free samples. The primary intent for that is to market their product, right? जनरली इस वजह से टूथपेस्ट के साथ में ब्रश फ्री आ जाता है. इसी वजह से कई बार ऐसे होता है कि घर पे हमारे न्यूज़पेपर के साथ में शैम्पू का पाउच, कॉफी का पाउच चिपक के आ जाता है, राइट? या फिर वो शैम्पू के साथ में पाउडर फ्री, पाउडर के साथ में साबुन फ्री, साबुन के साथ में कंघी फ्री, है ना? यहां तक समझ में आता है, साबुन के साथ पेन मेरे को आज तक के समझ नहीं आया. ऑनेस्टली मैं जब पिछली बार भी पढ़ा रहा था तो मैं कई बार पूछ रहा था कि ये इसका लॉजिक मेरे को आज तक, साबुन के साथ में लिंक पेन, इसका क्या लिंक है मुझे आज तक समझ नहीं आया, राइट? वो गोदरेज नंबर 1, 4 साबुन के साथ में एक लिंक पेन फ्री. आज तक की ये फ्री सैंपल वाली कहानी मेरे दिमाग में नहीं आई. मतलब बंदा नहाते नहाते अचानक कुछ तो यूरेका, मेरे को कुछ तो आइडिया आई है, मैंने लिखना है, राइट? नहाते नहाते बंदे को सिर्फ गाने आ सकते हैं, वो भी सुने सुनाए, है ना? बाथरूम सिंगर्स नहीं सर, आजकल तो बाथरूम सिंगर भी नहीं, बाथरूम में भी एलेक्सा है. सो गाने सुनते सुनते नहाने का मजा ही अलग है. बंदे बड़े शौकीन लग रहे हैं यहाँ पे. हाँ बोल रहे हैं.
हमारे पास तो मतलब स्पेशली फैकल्टी के पास मतलब जितने भी है सबके पास सिचुएशन ऐसी होती है कि 20 मिनट है, 20 मिनट में रेडियो के बाहर निकलना है, डायरेक्ट लेक्चर के लिए पहुंचना है, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। नहीं तो कुछ लोग होते हैं इतने वेले, एक बार बाथरूम में घुसे करीब करीब 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा बाथरूम में बंदा इतना पानी क्यों बर्बाद कर रहा है यार। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल, वो मराठी में कहा जाता है ना, जे जे फोकट तेते पौष्टिक, राइट। तो if at all something is coming for free, that's a kind of advertisement from the company or not. For that your entry will be advertisement account debit to goods distributed or purchase account. What will be the effect of this in the final accounts? One, you show it in your trading account credit side or reduce from purchases. और क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए हमने उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट या परचेस में से रिड्यूस किया, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होने की वजह से हमें इसे P&L अकाउंट में ले आना है. सो द सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस विल बी व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. Am I going right for all the effects? समझ में आ रहे हैं अकाउंटिंग एंट्रीज? नेक्स्ट वन, द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. Expenses which have accrued to the business, expenses which are due to the business, expenses which are payable by the business because the business has already received the benefit against that. But those are not yet been paid. That is what we call as the outstanding expense. So if there are any outstanding expense, by that amount my expense for the year should increase or not. And at the same time, because this amount is still payable, क्योंकि ये पैसा मुझे अभी भी देना बाकी है, so I need to show that as a liability in my balance sheet or not. Therefore, the journal entry for outstanding expenses will be respective expense account debit. Account debit to outstanding expense. Is it right? मतलब this will either be debited into the trading account or into the profit and loss account. So first effect will be trading or profit and loss account added to respective expense and balance sheet onto the liabilities side under the current liabilities. Is it right? Yes or no? Why current liabilities? Because the amount is payable in the short period of time, generally less than a year. That's why we have to show that as a current liability. Then on the same lines we can have प्रीपेड एक्सपेंस. अब प्रीपेड एक्सपेंस है, आपने एक्सपेंस पे कर दिया बट आपको उसका अभी तक के बेनिफिट नहीं मिला है, तो यू कैन नॉट कंसीडर दैट एज द एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर. सो यू नीड टू रिड्यूस फ्रॉम करंट ईयर एक्सपेंस and you should carry it over to the next year as an asset or not. Therefore your entry will be prepaid expense account debit to respective expense account. Effects will be what? In the trading
or P&L account. It can be item related to direct expenses. It can be related to indirect expense. Therefore, trading or P&L account will be reduced from the respective expense or not? From respective expense. Is the point right? And will be appearing in the balance sheet onto the asset side under the heading of current assets. Is the point right? अरे हाँ या ना? Next, when we have the prepaid or outstanding expenses, we can have pre-received or incomes receivable as well. So adjustment related to income receivable कि आपने कोई एफडी कर रखी है, उस पे आपको सालाना ब्याज मिलना चाहिए. अब उस सालाना ब्याज में से आपको 9 महीने का ब्याज मिल गया, 3 महीने का इंटरेस्ट मिलना बाकी है. दैट 3 months का इंटरेस्ट इज योर इनकम फॉर करंट ईयर एज पर द अक्रूवल कंसेप्ट एंड मैचिंग कंसेप्ट और नॉट. एंड एट द सेम टाइम दैट अमाउंट इज स्टिल receivable, so that becomes our asset. Therefore our entry will be income receivable account debit to respective income account. उतने से हमारी इस साल की इनकम बढ़नी चाहिए नहीं. Therefore that will be added to what? Trading or P&L account added to respective income. है ना? And at the same time, because this is receivable, so it should appear in what? In the balance sheet asset side under the heading of current assets. Yes or no? अरे हाँ या ना? Then income pre-received. Income pre-received. If you have received any amount in advance, such advance received amount cannot be considered as your income unless and until you have provided the services against that. And therefore such pre-received income is considered as a liability and it is reduced from the income of the current financial year. So what will be the effects of that? Respective income account debit to income pre-received. Advance from supplier cannot be considered as your advance from customer cannot be considered as your sales. Correct or not? अगर वो सेल में इंक्लूड हो चुका है तो आपको सेल में से कम करना पड़ेगा. And at the same time it has to be shown as a liability in the balance sheet or not. So trading or profit and loss account reduced from the respective income. Is it point right? और क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी है इसीलिए जब तक कि आप उसके अगेंस्ट बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करते हो तब तक इसे हम लोग लाइबिलिटी कंसीडर करेंगे. ऑन द लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग ऑफ करंट लाइबिलिटीज. इज इट पॉइंट राइट?
The NPO's additional question solution lecture will be on Thursday and Friday under the YouTube live session only. That will be in the morning session, not in the evening session. From Thursday to Sunday, you have holiday. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, no lectures. No lectures of any faculty. All right? बेटा बिना बात पे कौन ताली बजाता है मालूम है? कोई तो उधर ताली बजाने की कोशिश कर रहा था. वो आजकल सिग्नल पे बहुत मिलते हैं. हाँ. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ये प्रोसेस सही जा रही है क्या सबके लिए? क्योंकि क्या होता है ना कि हमें अकाउंटिंग एंट्रीज भी नेसेसरी होती है समझने के लिए, एंड एट द सेम टाइम उसके फाइनल अकाउंट में इफेक्ट क्या होने वाले हैं वो समझना भी जरूरी है. लास्ट इफेक्ट आज के लिए खत्म करते हैं. इसके बाद में बैड डेट और प्रोविजन का जो इफेक्ट्स है ये हम लोग कल डिटेल में डिस्कस करेंगे. राइट? फॉर नाउ लास्ट इफेक्ट दैट इज ऑफ डेप्रिसिएशन. बड़ा ही चिल्लर टाइम पास. कल लेक्चर्स हैं. मैंने कहा थर्सडे से संडे तक छुट्टी है और कल वेडनेसडे है. Oh, sorry, Wednesday, you know. Huh. The people sitting here are very sophisticated, you know. It's Wednesday tomorrow, not Wednesday. Huh? So, depreciation being a non-cash expense, therefore, your entry will be depreciation account debit. Now, depreciation, understand, please, very important point. Depreciation, if it is related to factory, machinery, plant, and you are preparing the manufacturing account, then in that case, such depreciation on factory, machinery, plant will go to manufacturing account and not to the P&L account. Whereas, if you're not preparing the manufacturing account, then all the depreciation will directly go to what? To the profit and loss account. So, depreciation account debit to respective asset. हाँ, बैलेंस शीट का इफेक्ट सेम रहेगा. आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या फिर सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हो, बैलेंस शीट के इफेक्ट में कोई फर्क नहीं आएगा. फर्क कहां आएगा? मैन्युफैक्चरिंग या P&L. आइदर मैन्युफैक्चरिंग और P&L अकाउंट डेबिट साइड. कौन सी असेट्स का डेप्रिसिएशन? मशीनरी, प्लांट, फैक्ट्री शेड. This all will go to what? To manufacturing if prepared. Manufacturing if prepared. Otherwise सारे के सारे खर्च कहां जाएंगे? To the profit and loss account. And balance sheet asset side reduced from asset or what? Added to provision. हो सकता है ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हो तो या तो आप प्रोविजन में ऐड कर दोगे या आप रिस्पेक्टिव असेट में से इसको सबट्रैक्ट करोगे. इज इट क्लियर? बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये कल सीखेंगे. आज के लिए इतना काफी है. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.